નમસ્કાર। આજે ગુરુવાર અને મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના સાપ્તાહિક મીટિંગ। હું હિન્દીમાં સ્વિચ ઓવર કરું કેમ કે સબ્જેક્ટ બહુ ટચી છે, બહુ વાઇડલી ડિસ્કસ છે, એની ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ। आज गुरुवार है, मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का आज साप्ताहिक मीटिंग है। आज इस मीटिंग पर हम चर्चा करेंगे ऑक्सफाम और हिंडरबर्ग रिपोर्ट। अगर बोलेंगे प्लस 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 कितना डिस्कशन करें, एक तो बजट भी आ जाता है। क्या बजट हम डिस्कशन करेंगे? हाँ, शायद हमारा जो ऑडियंस बैठे हुए हैं वो तो हम चाहें या ना चाहें डिस्कशन तो हो ही जाएगा। उसके साथ साथ तो लोगों ने बीबीसी की बात भी तो पहले कर चुके हैं, अभी भी चल रहा है। लेकिन एक बात कॉमन है, कोई भी रिपोर्ट फॉरेन से आता है इंडिया के बारे में, वो बीबीसी का हो, ऑक्सफाम्स का हो, ह्यूमन राइट वॉच का हो, किसी भी कमेटी का रिपोर्ट इंडिया में आता है तो बड़ा ग्रेट कॉन्स्पिरेसी माना जाता है, ग्रेट कॉन्स्पिरेसी। और लेकिन इंडिया का जो फिगर जो है G20 बनाने के लिए जो बन रहा है, और हर चीजों में अभी G20 के नाम पर ही मीटिंग होते हैं। इस बजट भी शायद अगर कल बोला जाता कि G20 के नाम पर ही बजट पेश किया जाता है तो लगता है कुछ मिस हो गया है कि स्क्रिप्टिंग जो जिन्होंने किया है उन्होंने स्क्रिप्टिंग में गलती किया है। निर्मला बहन या मोदी साहब या अमित भाई अगर ये लोग भी बोलते कि ये G20 का हमारा बजट है तो शायद काफ़ी ये बराबर होता ही है। लेकिन चूक गए या जानबूझ के चूक गए पता नहीं। लेकिन अभी तो कॉलेज से लेकर अस्पताल से लेकर फैक्ट्री से लेकर जहाँ भी सेमिनार सिंपोजियम होता है तो G20 के नाम पर ही होता है। लेकिन जब ऑक्सफाम का रिपोर्ट आ जाता है, ऑक्सफाम का रिपोर्ट बार बार आता है, एवरी ईयर आता है, और उसमें आपको सोशल इनइक्वालिटीज दिखता रहता है, और वो सोशल इनइक्वालिटी जो है उस बात को बार बार दोहराते रहते हैं। इसको इंडिया को पसंद नहीं है। ऑक्सफाम के ऑफिस को बंद कर दिया गया था, आकार पटेल की हालत बिगाड़ दिया गया था। आपको पता होगा आकार पटेल वो बेंगलोर में रहते हैं। और अभी आ गया इस बीच में, अचानक कहाँ से आ गया ये हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आ गया। अदानी का इतना चढ़ाव था, मैंने शेयर मार्केट में पूरा क्या बोलते हैं अंग्रेजी, बुलीज दिस एंड दैट बोलते रहते हैं, तो ये अंग्रेजी शब्द समझ में नहीं आता। तो ये जो इतना चढ़ाव 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 दिखता है, अचानक क्या हो गया, अचानक गिराव भी आ गया। लेकिन बीच में जो LIC और SBI का जो बिल्कुल हालत खराब हो गया है, बजट में कोई दर्द भी इसके बारे में, कोई कंसर्न या कोई दर्द या कॉमन मैन इसे जो लूटे जाएंगे इसके बारे में कोई मेंशन भी नहीं है, या कोई रिलीफ पैकेज भी मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में नहीं। लेकिन शायद अदानी जी को रेस्क्यू करने के पैकेज तो जरूर तैयार हो रहा है। इसकी बारे एक नाजुक सवाल है। कुछ सवाल किए थे हिंडरबर्ग ने, सवाल किए थे 7-8 सवाल ऐसे कुछ किए थे। कुछ सवाल का जवाब दिया नहीं। उन्होंने बोला कि ये कंस्पिरेसी है। अदानी साहब भी बोलने लगे ये कंस्पिरेसी है, जबकि अभी झुलता पुल के बारे में जो हमारे वहाँ पटेल साहब हैं उनको अभी अरेस्ट किया गया है। इलेक्शन तो जीत गए और बड़े मार्जिन में जीते, और ये तो बाद में चर्चा हो चुकी है। तो उसमें तो झुलता पुल का बात इलेक्शन के बाद इतने 2 महीने के बाद आया, और अभी अदानी के बारे में तो बहुत बात आ चुके हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जो है, अदानी साहब सरकार में नहीं है, ही नॉट इन गवर्नमेंट, लेकिन वो बोलते हैं कि अदानी के रिपोर्ट के बारे में जो निकला वो कंस्पिरेसी है, बहुत बड़ा कंस्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट। ये सब बात है, वेरी स्मॉल पॉइंट्स हैं। इस स्मॉल पॉइंट्स को नोट करना बहुत जरूरी है, और बहुत कम समय है, और हम इसको चर्चा को ये बहुत बड़ा तपास करके पढ़ाई वढ़ाई करके हम सोचे थे। लेकिन जिन लोग को अप्रोच किया गया था तो उन लोग नॉट अवेलेबल। तो मीनाक्षी बहन ने साहस किया, उन्होंने कुछ तैयार किए हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। मीनाक्षी बहन जोशी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों सब्जेक्ट के ऊपर में चर्चा करें। बस मीनाक्षी बहन।
नमस्कार। साधारण तौर पे मैं शुरुआत में बात करती हूँ। आज मेरा बारी आया है बात रखने का। थोड़ा रिवर्स टर्न हो गया है। और जो द्वारिकानाथ जी ने शुरुआत में बताया कि जो एक्सपर्ट को बोला गया था उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी टाइमिंग के हिसाब से, तो मैंने सोचा कि चलो एक साधारण इंसान जो सोचता है, जो समझ सकता है, वो तौर पे, वो बेस पे मैं बात रखने की कोशिश करूंगी। ये दो रिपोर्ट के बारे में हम बात इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि उसमें कोई अदानी का इंटरेस्ट है या कोई ऑक्सफाम क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके लिए नहीं। ऑक्सफाम रिपोर्ट में भारत देश के जो आर्थिक हालात है उसके बारे में हमें सबको चिंता करना पड़े, ऐसे डिटेल्स है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी ये बात है कि अदानी का है तो फोकस उनका अदानी एंटरप्राइज पे, पर उसमें जो सबसे कंसर्न की बात है कि अदानी में जो इन्वेस्टर है वो SBI, जो हमारे देश की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनका है, और LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी पब्लिक सेक्टर का जो है साहस, वो दोनों का बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। मतलब कम से कम 40-50% इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपना अदानी में किया है। तो इतना बड़े पैमाने पे कोई दो बड़े सेक्टर, मतलब PSU, उसका इन्वेस्टमेंट हो तो पूरे देश को उसका असर होने वाला है। इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ना हमारा अदानी से कोई ये है, ना कोई हमारा कोई हिंडनबर्ग जैसा, हम ना शॉर्ट सेलर है ना ये है, हम विसल ब्लोअर भी नहीं है, पर विसल ब्लोअर फॉर द कंट्री इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसके लिए हमें डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सफाम का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि ये इंग्लैंड का ऑर्गेनाइजेशन है और वो काफ़ी मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में काफ़ी उनका फंडिंग भी आता है। और ऑक्सफाम हर साल, जैसे पहले बताया गया, कि हर साल वो रिपोर्ट रिलीज करता है। ऐसा नहीं कि एक दफा ही किया है, वो अगले साल भी किया था। कोरोना में कितना इनकम बढ़ा सब लोगों का, ये पैसे वाले लोगों ने 1 घंटे में 93 करोड़ रिलायंस का इनकम बढ़ा था। ऐसा बहुत डर लगे, ऐसा जो रिपोर्ट आया था, उसके एक आगे कदम है। सब काफी लोग बोलते हैं ऑक्सफाम रिपोर्ट में नया क्या है। बात सही है, कुछ नया तो नहीं है। ये बात है कि भारत देश में इनइक्वालिटी और समानता, आर्थिक रूप में जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती ही जा रही है। और वो बता रहे हैं कि लास्ट 3 डिकेड, मतलब 30 साल से बढ़ रहा है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब से हमने एडॉप्ट किया तब से ये हाल है देश के। और उसमें जो उन्होंने डिटेल्स दिया है वो कह रहे हैं कि आज शायद ऑक्सफाम का हैशटैग चल रहा था, इनइक्वालिटी इज अनएक्सेप्टेबल। वो तो है, हम जो डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हम तो इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इनइक्वालिटी तो अनएक्सेप्टेबल ही होना चाहिए, उसमें कौन सी नई बात है। पर डेमोक्रेसी की बात होने के बावजूद भी इतना इनइक्वालिटी है, खास करके एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में इतना बहुत भयंकर रूप में। और जो गैप है, जो हैव्स है उनका और हैव नॉट्स का जो गैप है, बहुत बढ़ रहा है। बहुत, मतलब डर लग जाए इतना बड़ा ये किया है। ऑक्सफाम रिपोर्ट का एक लास्ट उनका जो ये है, उसमें उन्होंने बोला है कि भारत देश में जो एक गरीब इंसान है जो छोटा मोटा काम कर लेता है, वो एक टॉप एग्जीक्यूटिव जो भारत में है, उनके अर्निंग के साथ उनका मेल करने में 941 ईयर्स लगेंगे। आप समझिए इतना बड़ा गैप। एक टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि हाईएस्ट सैलरी अर्न करने वाले और लोएस्ट सैलरी, उनमें 5 गुना से ज्यादा नहीं गैप होना चाहिए, ऐसा हम समझते थे। या गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में भी सैलरी के ऐसे स्ट्रक्चर रहते थे। अब ये बात आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई। ये 941 ईयर्स लगेंगे एक आम इंसान को ये इतना सैलरी या ऐसे पैसे अर्न करने में, जो आज एक भारत देश का एक टॉप एग्जीक्यूटिव कमा रहा है। तो आप सोचिए क्या हाल है देश के। हम विश्व गुरु की बात करते हैं, बोलते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना, और क्या क्या नहीं बताते हैं। हंसी भी आती है कि ये लोग क्या इकोनॉमिक्स जानते हैं कि ऐसे ही बात करते हैं स्लोगन के रूप में। अभी मैं परसों गई थी एक बजट के डिबेट में, एक चैनल में,
तो वही बात हो रही थी। वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब आए थे, वो खुद को बहुत ही बड़ा समझ के बात कर रहे थे। मैंने उनको सवाल किया कि क्या टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है, उनको लगा कि ये महिला मुझे क्या, ये बहन क्या जानती होंगे, क्योंकि एंकर ने मुझे महिलाओं के बारे में पूछा, बस इससे आगे कुछ नहीं पूछा। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होता है, ये जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा देश का इकोनॉमी है, हम सब लोगों को समझने के लिए जरूरत है, उसमें कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर गैस सिलेंडर सस्ता नहीं हो रहा है तो हमारे लिए वो बजट कोई काम का नहीं, क्योंकि वो 400 रुपये का गैस सिलेंडर आज 1100 में पहुंच गया है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भाव इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया है। वो रियलिटी मुझे पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि गैस सिलेंडर के भाव कम होने चाहिए। तो ये सिंपल बात है, ये सिंपल लॉजिक है, पर वो नहीं हो रहा है, वो किया भी नहीं। आप लोगों ने देखा बजट में कोई रियायत उसके लिए नहीं दी गई। टैक्स में भी देखिए वो चालाकी जो है, ये तो बजट की बात निकली तो मैं बोल रही हूँ 7 लाख जो सैलरीड है उनको नहीं लगेगा, पर जो सैलरीड नहीं है उनका 7 लाख का इनकम में लगेगा टैक्स। वो 3 लाख से 5 लाख का जो ब्रैकेट है उसमें 5% लगेगा। तो ये जो स्मार्टनेस दिखा रहे लोग मतलब जगलरी ऑफ वर्ड्स जो कर रहे, उससे पता चलता है कि ये लोग जगलरी ऑफ वर्ड्स में ही लोगों को फंसा दे रहे। ये G20 की बात है जो रत भाई ने बताया। तो कल अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था और आप लोगों की जानकारी के लिए उन्होंने क्या थ्रेट दिया, अभी G20 के बैनर के नीचे U20 चल रहा है गांधीनगर में और अहमदाबाद में। U20 है अर्बन 20, मतलब ये G20 कंट्रीज का जो हमें मिला है, हम होस्ट हुए हैं, उसका U20 चल रहा है। तो कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज ने थ्रेट दिया कि हम वो रास्तों पे सब डाल देंगे कचरा। तो मतलब ये अच्छा उन्होंने मौका लिया और अच्छा ये किया कि वो रास्ते पे हम सब कचरा डाल देंगे, कैसा लगेगा। वो तो हम जानते हैं कि जब बड़े लोग आते हैं हमारे अहमदाबाद में तो ग्रीन सब पर्दे लगाए जाते हैं झोंपड़पट्टी पे, और उनको ना दिखे हमारी गरीबी, उनको ना दिखे हमारा भूखमरा, उसकी कोशिश करते हैं। तो ये लोगों ने कल ऐसा एक थ्रेट दिया था। अभी वो मोमेंट कहाँ पे आया वो आज नहीं पता है, पर ये जो ऑक्सफाम का रिपोर्ट का जो अहमियत है वो कि हम बोलते हैं कि हमारे देश में सब कुछ ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे हो। काफ़ी लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो मिडिल क्लास एम्प्लॉई है वो लोग बोलते हैं हमारे देश में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, रोड अच्छे हो रहे हैं, वो हो रहा है। और टोल टैक्स कितना, फास्ट टैग का कलेक्शन ये दफ़ा सबसे ज़्यादा। फास्ट टैग आप लोगों को पता है ना, टोल टैक्स का जो आपको फास्ट टैग में ये करना है पेमेंट, मतलब आपको पहले से रिचार्ज करके रखना है, आपका व्हीकल निकलेगा, और फास्ट टैग नहीं है तो आपको डबल देना पड़ेगा। वो एक पनिशमेंट है। वो कैसा, ये क्या जस्टिस है, डबल क्यों देगा? मैं फास्ट टैग नहीं किया तो उसमें मेरा क्या मिस्टेक है? मैं खड़े होके भी कर सकती हूँ, कैश दे सकती हूँ, पर वो नहीं करना है, आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा टोल टैक्स का। तो ये जो सब ये भी एक इनइक्वालिटी है, और वो इनइक्वालिटी इकोनॉमिक जो डीप रूटेड हो रही है, और ये 3 दशक से 3 डिकेड से, मतलब 30 साल से, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जो हो रहा है उसमें जो उन्होंने ऑक्सफाम ने दिया है, उन्होंने हेडिंग बहुत अच्छा दिया है अपने रिपोर्ट का, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम जानते थे, ये सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, मतलब ये भारत का जो रिपोर्ट है वो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट है। भारत देश में पैसे वाले लोग इतने बढ़ रहे हैं कि और कोई जिंदा नहीं है, वही लोग जिंदा है। तो ये उनका है कि 1% लोग जो है भारत देश के, उन्होंने 77% लोग हैं हमारे देश के, उनका पूरा संपत्ति अपने हाथ में ले लिया है। और ये जो 1% लोग जो है उन्होंने पूरा, जो लोग हैं उन्होंने, उनका जो हेल्थ का बजट है, उनका जो एजुकेशन के लिए उनको जो सहूलियत मिलनी चाहिए, वो सब सहूलियत और ये सब इकट्ठा करके वो लोगों ने कॉर्नर कर लिया है। तो 1% लोगों के हाथ में 77% ऑफ टोटल नेशनल वेल्थ उनके हाथ में है। और ये 2017 में उन्होंने 73% ऑफ वेल्थ जो जनरेट हुआ था वो कॉर्नर कर लिया था। फिर है कि हमारे भारत देश में 2000 के साल में बहुत कम लोग थे बिलियनर मिलियनर। अभी हमारे बिलियनर मिलियनर इतने बढ़ रहे हैं कि पूरा
2018 से 2022 के बीच में भारत में एवरी डे 70 न्यू मिलियनर्स खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए, तो ये इनइक्वालिटी कैसी हो रही है। और फिर उनका कहना है, वो और एक डेटा है कि बिलियनर्स का जो संपत्ति बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, मतलब पूरे एक दशक में 10 गुना बढ़ गया है। और उनका ये टोटल जो वेल्थ है वो कितना बड़ा है, भारत का यूनियन बजट जो है वो यूनियन बजट 18-19 का जो था उससे भी 10 टाइम बड़ा है। आप सोचिए क्या हाल है, यूनियन बजट से 10 गुना ज्यादा उनका, ये लोगों का वेल्थ बड़ा है। तो आप सोचिए कि अगर ये वेल्थ लोगों के पास रहता तो आज जो इतना भूख मरा, और ये बोल रहे 81 करोड़ को हमने फ्री रेशन दिया, तो फ्री रेशन नहीं देना पड़ता भाई। ये जो इनइक्वालिटी अगर इतनी भयंकर नहीं होती तो ये नहीं हो करते। फिर बताए कि भारत देश में 63 मिलियन लोग जो है वो अपना हेल्थ केयर के सुविधा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और उनको पूरा गरीबी की ओर धकेल दिया जाता है। और उनका कॉस्ट इतना बढ़ता है हेल्थ केयर का कि एवरी सेकंड 2 लोग अपनी हेल्थ केयर की फैसिलिटी से वंचित हो रहे हैं। ये वेल्थ इनका जो बढ़ रहा है, 63 मिलियन ऑफ भारत के लोग हैं कि जिनको हेल्थ केयर का फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, और उनमें एवरी डे 2 भारतीय का एडिशन हो रहा है। फिर ये तो मैंने 941 ईयर्स की बात बता दी कि एवरेज जो है इंडियन, वो 941 ईयर्स लगेंगे टॉप एग्जीक्यूटिव जितने पैसे उनको कमाने के लिए। तो ये ऑक्सफाम रिपोर्ट का ये ऐसे पुराना हो गया, 1 महीना तो हो गया निकले हुए, और बहुत बड़े पैमाने पे हमारे मीडिया ने हाईलाइट भी किया था। तो ये उसका एक जिस्ट मैंने बताया। ऐसे तो उसकी एग्जीक्यूटिव समरी कम से कम 16 पेज की है। रिपोर्ट तो बहुत बड़ा है, बहुत डिटेलिंग है, बहुत ग्राफ है, बहुत ही उसमें चार्ट और प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग किया है। उन्होंने काफ़ी फोटोग्राफ्स भी लगाए हैं। और ऑक्सफाम रिपोर्ट है सिर्फ भारत के लिए नहीं है, दूसरे देशों के बारे में भी वो रिपोर्ट निकालते हैं। और ये एशिया अफ्रीकन कंट्रीज के हाल सबसे बुरे हैं, वो इसमें हमें पता चल रहा है। अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जो बात है, उससे पहले जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात आई, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का यहाँ बैन कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके पिटीशन भी हुआ है कि आप इसको प्रोहिबिट नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि आईटी एक्ट का इमरजेंसी जो प्रोविजन है उसको लागू करके बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे गवर्नमेंट ने बैन किया है। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि आप ऐसे इमरजेंसी जो प्रोविजन है, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है कि इमरजेंसी प्रोविजन आपको एक्सरसाइज करना पड़े। तो हमारे सेंट्रल के लॉ मिनिस्टर रिजू जी जो है, उन्होंने बोला कि दे आर वेस्टिंग टाइम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेशियस टाइम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसी PIL करके बोलिए। दूसरी PIL तो एक उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, वो एक कॉमन सिटीजन का राइट मिला है, जो हमारे भगवती साहब को वो क्रेडिट जाता है। गुजरात के वो थे सुप्रीम कोर्ट में, तब उन्होंने प्रोविजन किया था। तो PIL जो है उसको लेके भी सेंट्रल लॉ मिनिस्टर का कमेंट आ रहा है। और आप जानते हैं कॉलेजियम का और वो लड़ाई तो चल ही रहा है, गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का लड़ाई, और उसको लेके भी काफ़ी बहस चल रही है। और आपको वो भी पता है कि गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रेकमेंड हुआ है। और ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई, उसके बाद एक और फिल्म भी आई है, आप लोगों को पता होगा, 26 जनवरी को ही रिलीज हुआ है, गांधी वर्सेस गॉडसे, एक विचार युद्ध। अच्छा, उसका बैन की कोई बात नहीं है, मतलब हमें कोई हम लोग उसकी फेवर में नहीं है। हम चाहते हैं कि राइट टू एक्सप्रेशन होना ही चाहिए। आप किसी पे बैन नहीं कर सकते हैं, बैन करने से कोई फायदा नहीं। लोग तय करेंगे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, किसको एक्सेप्ट करना है किसको रिजेक्ट करना है। पर उस पे बैन की कोई बात नहीं आई। बैन की बात आई थी पठान पे, आपने देखा कि फिर तो पठान को कितना सारा इनकम भी हुआ, वो भी आप जानते हैं कि उनको तो
अच्छा ही इनकम हो गया वो कंट्रोवर्सी से, और वो एक माहौल बना था अहमदाबाद से। पहली बार ऐसा हुआ कि अहमदाबाद पुलिस ने ये पठान को दिखाओगे तो आपके थिएटर को जला देंगे, ऐसा जो थ्रेट दिया था उनको अरेस्ट किया। शायद पहली बार गुजरात पुलिस का इतना हिम्मत हुआ कि ऐसे कोई अरेस्ट भी हुआ। तो ये कंट्रोवर्सी जो चलती है खास करके फिल्म को लेके या नाटक को लेके, हम तो राइट टू एक्सप्रेशन के फेवर में है, और क्योंकि हम तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में विश्वास करते हैं, तो ये बान की जो बात है वो ठीक नहीं है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात इसलिए हमसे ताल्लुकात रखती है कि वो गुजरात के 2002 का जो पूरा कम्युनल कार्नेज हुआ उसको हम राइट्स नहीं बोलेंगे, वो कार्नेज प्रोग्राम था। और यही लाइब्रेरी में बैठ के हमने काफ़ी जद्दोजहद किया था, लोगों को जस्टिस मिले उसके लिए। हमारा ही पहला प्रपोजल था कि सब केसेस बाहर ले जाए, और बेस्ट बेकरी केस से उसकी शुरुआत हुई, जो बिल्किस बानू में तो पूरा विक्ट्री मिला। फिर भी बिल्किस बानू के साथ जो बिट्रेल किया गवर्नमेंट ने वो भी हम जानते हैं, उसको लेके हम लोगों ने भी किया, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, वो भी आप लोग जानते हैं। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में कोई नई बात जो आई तो मैंने देखा, फिर तो हटाई गई और ये सब है, पर उसमें कोई नई बात नहीं है। जो है वो टाइम बीबीसी ने जो शूट किया था, जो इंटरव्यूज किए थे, जो विजुअल्स उन्होंने शूट किए थे, जो जर्नलिस्ट आके यहाँ कवर किया था, वही बात है, उसको उन्होंने जोड़ के बताया। बीबीसी ने क्यों ये किया, बीबीसी में इंग्लैंड में काफ़ी गुजराती लोग और दूसरे शायद एनआरजी और एनआरआई दोनों ने मिलके उसके प्रोटेस्ट भी किया बीबीसी के हेडक्वार्टर के सामने। वो भी उनका राइट है, ठीक है, पर बीबीसी का ये इसलिए कि आपको याद होगा प्रांतिज के पास 3 ब्रिटिश सिटीजन्स को मारा गया था और उनके इंटरव्यू इसमें है। और आप मुझे याद है मैंने पूरा उसको एक किया था, और मुझे ऐसा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको नहीं छोड़ेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुआ था, वो जब कोर्ट में जब हियरिंग चला था तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक किया था। वो भाई साहब का ही इंटरव्यू है, जिनके 2 भाई मारे गए थे, वो भाई साहब का उसमें इंटरव्यू दिखाया गया। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में कोई एकदम नई बात नहीं की है उन्होंने, जो वो समय का था वो पूरा जोड़ के एक पूरा एक रील दिखता है, इसलिए उसका इम्पैक्ट होता है। और उन्होंने बताया, उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि हमने जो वो टाइम बोला था वही बोला है, कोई नया नहीं। और आपको पता होगा कि उनके जो कॉन्सुलेट ऑफिसर थे उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ हम लोग वो टाइम पे जो स्टैंड था वही स्टैंड हमारा है, हम कोई चेंज करना नहीं चाहते हैं, यही हमारा स्टैंड है। दूसरा पार्ट भी आया, वो भी आप जानते हैं, वो भी नहीं दिखाया और दिखाया। काफ़ी लोगों ने उसका पब्लिक व्यूइंग भी हुआ, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी किया गया और काफ़ी स्टूडेंट्स के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा है। तो डॉक्यूमेंट्री तो कोई भी देख सकता है, उस पर तो कोई प्रोहिबिशन है ही नहीं, हम भी यहाँ फिल्म दिखा सकते हैं, ऐसा कोई कानून में ये नहीं है प्रावधान कि आप नहीं देखो उसको। तो और उसमें कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं है कि पब्लिक व्यूइंग को उसमें रोका जाए। तो ये बात है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की। और ये फिल्म जो आया 26 को, राजकुमार संतोषी का ये फिल्म है, और कच्छ के हम एक आर्टिस्ट है जो दूरदर्शन में हमारे साथ काम करते थे, उन्होंने गांधी जी का रोल किया है, दीपक भाई अंताणी ने। तो इसलिए उसका मैंने डिस्कशन देखा था अगले हफ्ते आने वाला, तो उससे पहले तब मुझे पता चला, मुझे नहीं पता था ये फिल्म के बारे में। पर जो स्क्रिप्ट राइटर है वो ड्रामा ऐसे भी ये बहुत बार परफॉर्म हो रहा है, ये ड्रामा के रूप में परफॉर्म होता है, वो गुजराती में भी होता है और काफ़ी जगह पे वो ड्रामा परफॉर्म हुआ है, किसी ने उसका प्रोटेस्ट नहीं किया है। ऐसा वो असगर वजाहत करके भाई साहब है, उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी है और उन्होंने भी अपना इंटरव्यू दिया। तो तब मुझे पता चला कि ऐसी कोई फिल्म आ रही है, वरना कोई मीडिया में उसका प्रचार नहीं था। ठीक है, वो फिल्म सब लोग देख सकते हैं, ऐसे भी काफ़ी गांधी जी पे काफ़ी फिल्में आई थी और काफ़ी फिल्म हम सब लोग देखे भी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा, हाँ ये हुआ हमारा फिल्म को लेके, बान को लेके हमारा अंडरस्टैंडिंग जो मैं समझती हूँ वो। और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो बात है, खास करके अदानी एंटरप्राइज का
आप सबको पता है कि आईपीओ आ रहा था, अखबार में पूरा फुल पेज एडवर्टाइजमेंट भी आता था। उससे पहले काफ़ी वो सोशल क्या क्या सर्विसेज कर रहे हैं उसका भी आते रहता था दूसरे मीडियम में। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टाइम दो बातें हैं। आप कल रात को न्यूज़ आए, ब्रेकिंग न्यूज़, कि अदानी ने आईपीओ कैंसिल कर दिया, तो वो रिटर्न करेंगे पैसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के और इन्वेस्टर्स को लॉस ना हो। पर मैं तो बहुत देर के बाद, मतलब 11 बजे के आसपास शायद ये न्यूज़ आए थे, तो मुझे लगा कि ये तो शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ, खास करके गुजराती जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाली कम्युनिटी के रूप में। और ये रतभी जो बुलिश और ये सब बोलते थे अखबार में, रींच और आखला की जो बातें आती है कि आज रींच की चाल, और ये गुजराती अखबार में जो रिपोर्टिंग आता है, तो इसके बीच रात को न्यूज़ आए, ब्रेकिंग न्यूज़, कि वो कैंसिल करेंगे और रिटर्न करेंगे पैसे इन्वेस्टर्स को। तो ये शायद पहली बार हुआ, मैं समझती हूँ, वहाँ तक मेरे जितना याद है मुझे, ये पहली बार कोई आईपीओ कैंसिल करके रिटर्न करेंगे पैसे। तो वो भी अभी आज पार्लियामेंट में 2 दिन से बहुत धमाल चल रहा है। कल तो बजट का था तो इतना बात नहीं थी, पर आज पार्लियामेंट में हुआ कि इसका जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा और इन्वेस्टिगेशन करो। अभी आरबीआई ने पूछा है अदानी को, सवाल भी पूछा है, और सेबी ने भी इश्यू किया है नोटिस। और ये सब न्यूज़ आ रहे हैं अदानी को लेकर। और अदानी का आईपीओ आया, उससे ये विड्रॉ हुआ, वो ये कल जो हुआ उसमें उनकी सब कंपनियों के शेयर डाउन हुए, और उसके कारण एसबीआई और जो अभी काफ़ी प्राइवेट इन्वेस्टर, वो सब बैंकिंग शेयर भी डाउन हुए। क्योंकि मैंने जो बोला, उनका जो एक्सपोजर है, वो वर्ड इंग्लिश में एक्सपोजर है, बहुत ही मतलब क्या बोले इसको, कि एसबीआई का इन्वेस्टमेंट है, मतलब एसबीआई का एक्सपोजर है अदानी में, तो इसलिए सब बैंकिंग शेयर भी उसमें, उसके रेट भी डाउन हुए। तो ये डाउनफॉल पूरा कल अदानी कंपनियों का बहुत बड़ा डाउनफॉल शेयर में हुआ। और एक जो बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बावजूद, एक जो आज वायर में बात जो निकली थी, मैं द्वारिकानाथ जी का आभारी हूँ कि उन्होंने लास्ट मिनट पे वो आर्टिकल मुझे, हाँ वो तो कंटिन्यू रहेगा अभी जो चल रहा है उसमें। तो मॉरालिटी की बात करके जो उन्होंने बोला कि हम लोग रिटर्न करेंगे पैसे, पर उसके साथ जो सवाल है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आया है, जो बहुत लास्ट में वो वायर के आर्टिकल में थी। उसमें एक बात है कि जो क्रेडिट सूसी करके एक कंपनी है, आप लोगों को, काफ़ी लोग जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होंगे उनको पता होगा, या कंपनी लॉज से या उससे जुड़े हुए लोगों को, क्रेडिट सूसी ने बोल दिया था कल कि वी विल नॉट एक्सेप्ट बॉन्ड्स ऑफ गौतम अदानीज ग्रुप ऑफ कंपनीज एज अ कोलेटरल फॉर मार्जिन लोन्स। आपको पता है कि आपके पास शेयर है तो आप उसको लोन लेने के लिए उसको रख सकते हैं, और उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि आपका कोई एसेट है, ऐसे इसको भी एसेट के रूप में गिन के आपको लोन मिल सकता है। अभी ये क्रेडिट सूसी ने जो मना कर दिया, शायद विड्रॉल के कारण ये है क्योंकि 3 दिन ही आईपीओ खुला था, मुझे जितना याद है 2 दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, रिटेल इन्वेस्टर्स कोई आए नहीं, क्योंकि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया था। तो सब लोग, हाँ अदानी, आप बात सही, गौतम अदानी ने बोला कि इट्स एन अटैक ऑन इंडियन नेशनलिज्म, और पूरा इंडिया के इसको डिग्निटी पे हमला है, और ऐसा सब। हिंडनबर्ग ने बोला कि आप फ्रॉड को नेशनलिस्ट के फ्लैग में उसको रैप नहीं कर सकते, ऐसा भी आंसर आया। तो ये बातें सब चल रही थी, और आज पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिमांड भी किया है, आरबीआई और सेबी ने अदानी से सवाल भी पूछे हैं, और पार्लियामेंट में अभी एडजर्न करना पड़ा क्योंकि डिमांड है कि इसका इंक्वायरी होना चाहिए। तो इसके बीच ये न्यूज़ भी आए कि आईपीओ उन्होंने कैंसिल किया, मतलब रिटर्न करेंगे। तो ये क्रेडिट सूसी का जो है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो बॉन्ड को लोन के लिए, ये वो बहुत बड़ा ये होगा, क्योंकि ये पूरा कहानी अदानी ग्रुप का जो है, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट बता रहा है कि यही उनका एक मोडस ऑपरेंडी है। वो करते हैं शेयर, नई नई कंपनियां फ्लोट करते हैं,
उनके शेयर ये करते हैं, पब्लिक फंड लेते हैं और फिर वही पैसों से वो अपना कारोबार चलाते हैं और इतनी कंपनियां फ्लोट कर देते हैं। और उसमें जो ओनरशिप है, जो सबसे बड़ा एक्यूजेशन है हिंडनबर्ग का, कि बोलते हैं कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पर मालिकी जो है वो 7% उनके घर वाले ही है सब, मतलब उनके रिलेटिव्स ही रहते हैं उसकी ओनरशिप में। और ये ओनरशिप के बारे में डिस्क्लोज करने का बोला तो वो डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे थे। और ये जो बात है वो सिर्फ हिंडनबर्ग ने बोला ऐसा नहीं, पहले भी अदानी के बारे में काफी सवाल आए थे। आप लोगों को याद है तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा मूवमेंट अदानी ग्रुप के माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ हुआ था। हाँ, वो भी आपको याद होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में भी काफी लोगों ने स्टडी किया था, वो टाइम इतना मूवमेंट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में काफी रिसर्चर ने अदानी एंटरप्राइज के ये जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है उनका, उसके बारे में रिसर्च किया था। और वो टाइम पे भी ये बात आई थी कि उनका जो शेयर है मार्केट है ओवर वैल्यूएशन है। मतलब अदानी ने पहले डिक्लेयर किया था कि हम लोग इतना एक्सपांशन करेंगे 18,000 और समथिंग करोड़ का, और उनका प्रॉफिट हुआ था 3,000 एंड समथिंग करोड़ का। तो एक्सपांशन कैसे करेंगे? जनरली हम समझते हैं चलो हमारा इनकम बढ़ा तो कोई चीज खरीदते, मतलब कॉमन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, या किसी ने लोन दिया, किसी ने गिफ्ट दिया, कुछ प्रोविजन है तो हम सोचेंगे ना, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। पर इन्होंने एक्सपेंशन प्लान जो डिक्लेयर किए थे उसमें उनका जो प्रॉफिट अर्निंग हुआ था वो बहुत कम था और एक्सपेंशन प्लान उनके बहुत बड़े थे। तो हिंडनबर्ग से पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने भी ये किया है उनके खिलाफ, और फाइनेंशियल टाइम्स मतलब जो इंटरनेशनल ये है अखबार, अमेरिका से निकलता है, आपको पता है, शायद इंग्लैंड से, सॉरी शायद इंग्लैंड का ये फाइनेंशियल टाइम्स, उसने भी ये किया है। उन्होंने एक पूरा ये किया था रिसर्च, और उन्होंने ऐसा बोला कि जो चीफ मिनिस्टर हुए हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो गुजरात में जब पहली बार चीफ मिनिस्टर हुए तब से अदानी की सफर और उनकी सफर आगे चल रही है। तो अदानी की जो शुरुआत थी वो प्लास्टिक का ग्रेन्यूल मतलब इंपोर्ट करते थे गांधीधाम में, ऐसा बहुत छोटे पैमाने पे अदानी का जन्म हुआ था। फिर उन्होंने उसको पूरा बड़े ट्रेडर के रूप में खुद को डेवलप किया, फिर उन्होंने अपना बड़ा साम्राज्य शुरू करने की कोशिश किया। तो ये उनका जो जर्नी है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर का जर्नी के साथ उनकी जर्नी काफी आगे चल रही है, ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन है। तो उन्होंने बोला है, और ये मैं बता दूं, हिंडनबर्ग जो है वो एक रिसर्च कंपनी मतलब खुद को बताते हैं, और एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर की टर्म ये है कि वो बहुत कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और फिर बेच देते हैं शेयर को, और वो खुद को विसल ब्लोअर भी कहते हैं। तो काफी लोग हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठा रहे हैं, और काफी लोग उसके नेगेटिव साइड भी दिखा रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने पहले ऐसा भी रिपोर्ट दिया था, और पहले वो कंपनी को भी गिरा दिया था, वो कंपनी का भी ऐसे डाउनफॉल हुआ था। तो हाँ, निकोला और हीरोज, भारत के लिए हीरोज का ये जो थिएटर हीरोज, हाँ, तो उसको लेके भी मतलब पहले उनका नेगेटिव रोल रहा है ऐसा। एक आज जो आपने जो भेजा है उसमें ये बातें है कि हिंडनबर्ग ने क्या एक्यूज किया था और अदानी ने क्या आंसर किया। पहले तो अदानी ने कुछ आंसर नहीं किया, बाद में लगा कि ये तो बहुत पूरा दुनिया में फैल रहा है, तो उन्होंने आंसर किया। वो आंसर सेटिस्फाइड नहीं है, पर वो आंसर का कॉपी मुझे अभी शाम को ही मैंने देखा है। और आप लोगों के जानकारी के लिए, जो जिन्होंने क्लैरिफिकेशन इश्यू किया, जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उनका, वो जुगिंदर सिंह करके है, ऐसा कुछ, सॉरी मैं, हाँ कुछ मैं गलत नाम, हाँ ना, उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिया है, जो नेशनल ना, वो अभी लिया है उन्होंने, वही मैं बोल रही। ये नई बात आई है कि जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, जो देशभक्ति की बात करते हैं, उनकी कंपनी के सीएफओ ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिया है
और ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप लिया है। ये बात भी मीडिया में ही आ रहा है, मैंने कुछ सर्च नहीं किया पर आते रहता है तो पता चला कि ऐसा भी होता है। तो हिंडनबर्ग के बारे में ऐसा नहीं कि हमको हिंडनबर्ग को ऐसे सोच रहे कि बहुत बढ़िया और ऐसा, पर उन्होंने जो रिपोर्ट में 88 सवाल रखे थे अदानी के आगे कि इतने सवाल है। उनके जो विनोद अदानी उनके जो भाई है वो है उसमें पोस्ट पे, और विनोद अदानी को सेबी ने और दूसरे हमारे जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज है शेयर मार्केट को लेके, उन्होंने उनको डिबार किया था या उनको रोका था, ब्लैकलिस्ट किया था। ऐसा जो होता है हमारे देश में, कुछ कुछ रेगुलेटिंग अथॉरिटी एक्ट भी करती है, तो उसमें उनके खिलाफ स्टेप्स लिए गए थे। फिर भी उनको वो पोजीशन पे बनाए रखा है। और वो जो उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स का जो टेन्योर है वो बहुत कम होता है। जनरली तो हम समझते हैं कि बहुत लंबा रहता है इंसान, क्योंकि इनकी पूरा रहता है कंपनी के साथ लॉयल्टी और ये सब, पर उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बदलते रहते हैं। तो एक डाउट है कि वो शायद कुछ अंदर गड़बड़ चलती है, इसके कारण वो फ्रस्ट्रेट होके या उनको प्रेशराइज करके निकाल देते हैं। ऐसा एक इम्प्रेशन हिंडनबर्ग रिपोर्ट में से हमें पता चल रहा है। दूसरी बात है कि उन्होंने जो ऑडिटर बताए हैं, अपने कंपनी ऑडिटर होते हैं, आप जानते हैं वो कानूनी प्रावधान है, तो ऑडिटर की जो उम्र है वो बिलो 30 है। तो जनरली बिलो 30 वाले ऑडिटर बहुत ही मतलब हमारे देश में प्रोफेशनल जो सीनियरिटी जो उम्र वाले ज्यादा अनुभव वाले ऐसे प्रीफर करते हैं, ऐसी कंपनियां। तो उसमें इसमें ऐसा नहीं है। तो ये सब लोगों को सवाल होता है कि ऐसा क्यों है, फिर इतने यंग लोगों को क्यों रखा गया है? इसलिए कि शायद वो जानते नहीं है पास्ट। कोई 40-50 वाले तो पास्ट जानते अदानी क्या थे, कहाँ से कहाँ चले, तो शायद वो ना जाने। ऐसा भी एक डाउट हिंडनबर्ग रिपोर्ट में खड़ा किया गया है। तो इन जो एक बढ़िया बात जो आई है कि भारत देश में ये सब बात ऐसे नई नहीं है। हमारे देश में कंपनियां काफी प्रभावित करती है देश के पॉलिटिकल डिसीजन को भी, इकोनॉमिक डिसीजन को भी। पहले से लाइसेंस राज से ही कुछ कुछ कंपनियां हमारे यहाँ टाटा बिरला जो हम जानते हैं कि ये कोई नई बात है, ऐसा नहीं है भारत देश के लिए। पर उन्होंने बोला कि 80s तक जो था देश का सिनारियो, वो 90s में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात है तो बदल गया। फिर नई जनरेशन की कंपनियां आई जिसमें रिलायंस है और अदानी है। और गुजरात में रिलायंस पहले से था, अदानी जब आए तब रिलायंस का काफी दबदबा था। तो एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा था कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने पहली बार, तो सबकी ये धारणा थी कि या रिलायंस को आगे बढ़ाएंगे चीफ मिनिस्टर, या फिर बहुत सारे दूसरे कंपनियों को भी ये करेंगे। पर उन्होंने पसंद किया अदानी को, रिलायंस को इतना नहीं किया, अदानी को उन्होंने ये किया। तो एक टर्म है कि ऐसे सिचुएशन में जेम्स रॉबिन्सन ने एक टर्म दिया है कि एन एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पेयरिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो पेयरिंग हो जाता है। पॉलिटिकल, हम जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को सब फंड देते हैं, फिर रिटर्न में सब रियायतें मांगते हैं, और ये सब बातें बहुत नोन है, कोई नई बात नहीं है। अभी ज्यादा ही पता भी चलता है, सब लोग अपना बनाते हैं फाउंडेशन और उसमें से पॉलिटिकल डोनेशन देते हैं। एडीआर का रिपोर्ट भी आता है, पता भी चलता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात अलग है, फिर भी पता चलता है कौन किसको पैसे दे रहे, क्यों दे रहे, वो भी पता है। पर ये जो अभी ये हुआ, उसमें इनका कहना है इकोनॉमिक कमेंटेटर्स का कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ग्रुप को नेशनल चैंपियन के रूप में सिलेक्ट किया। और ये नेशनल चैंपियन ग्रुप को सिलेक्ट किया मतलब इसका ये है कि एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल सिचुएशन, एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को चूज करके उसका पेयरिंग चलता है। और ये 2013 में अदानी उससे पहले है, 2013 से पहले है। मुझे पता है कि यहाँ गुजरात एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन था, आप लोग सबको पता है कि नहीं पता है। जीईसी जिसको बोलते थे, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का ये था, जिसको पहला ही हस्तगत अदानी ने किया। गुजरात एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में वो अपना बिजनेस करते थे, और जो अंदर बात थी उसमें तो ऐसा बताते थे कि वो पत्थर
बेचते हैं परदेश, और फिर वो टाइम की जो पॉलिसी थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उसके रेफरेंस में बोलते थे कि वो कुछ बेचते नहीं बाहर, वो सिर्फ पत्थर बेचते, और फिर वो वेटेज का वो सामान ड्यूटी फ्री वो लाने की जो ये थी, वो उससे उनका कारोबार बढ़ा। और 2013 की इसमें बात की है कि 2013 में उनका ज़्यादा ही ग्रोथ हुआ। 2014 में जब हमारे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर उनका ग्रोथ एकदम स्पीड में चलने लगा। बढ़ तो रहा ही था गुजरात में, पर एकदम स्पीड में बढ़ने लगा। और लोग सोचते थे कि प्राइम मिनिस्टर 10-15 कंपनियों को प्रमोट करेंगे, कोई आईटी में, कोई इसमें, पर इन्होंने सिर्फ एक नेशनल चैंपियन को ही बढ़ावा दिया। और ये नेशनल चैंपियन जब पहली बार 2001 में यहाँ जो हुआ, आप लोगों को याद होगा, मुंद्रा पोर्ट जब बन रहा था या बात चल रही थी, उससे पहले कंडला पोर्ट तो था हमारे पास, और कंडला पोर्ट के उनको इग्नोर करते हुए मुंद्रा पोर्ट को डेवलप करने की बात हुई। और ये स्क्रोल जो दूसरा एक अखबार जो है, जो इसमें भी है इंटरनेट में, उन्होंने एक ग्रुप्स का ग्रोथ को 2014 से 2019 तक का पूरा उन्होंने स्टडी किया है कि ये कैसे ग्रोथ हुआ। तो वो बोल रहे थे कि मुंद्रा पोर्ट का तो कितने सारे सवाल, आपको पता है कि एनवायरमेंट को भी इतना सारा उन्होंने पूरा ये किया। वो भी आपको पता है, हम लोग तो गए थे वहाँ, लड़ाई जमीन को लेके कर रहे थे, मुंद्रा पोर्ट को जमीन को लेके। मैं, चुनी दादा और सब लोग गए थे, और वहाँ पूरे गांव वालों को जो आतंकित करके रखा था मुंद्रा पोर्ट वालों ने, तो वो बहुत ही डरे हुए थे। लड़ाई लंबा भी चला, पर जीत नहीं पाए क्योंकि इनके पास पूरा ताकत था। तो मुंद्रा पोर्ट का जो डैमेज, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल जो डैमेज था, उसको लेके काफी जगह पे रिपोर्ट भी आए, काफी लोगों ने उसका स्टडी भी ये किया। पर गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए उनको तो काफी पेनल्टी भी होती और सब कुछ होता, पर गवर्नमेंट ने बचा लिया। जब ये चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनको पूरा जाना ना पड़े, मतलब उनको कोई पेनल्टी ना हो, उनका कोई पनिशमेंट ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की। मतलब डायरेक्टली उन्होंने अदानी को नेशनल चैंपियन के रूप में पूरा प्रमोट किया। तो वहां तक कि उनका जो डीआरआई इन्वेस्टिगेशन था कोल इंपोर्ट को लेके, आपको वो भी पता है कि कोल इंपोर्ट हो रहा था, और उसको लेके भी बहुत सारा उसके अंदर का मसला है, मैं इतना डिटेल नहीं डिस्कस करूंगी, पर उसका भी बहुत बड़ा इश्यू हुआ था। तो ऐसा उनका जो पूरा गवर्नमेंट के पूरा सपोर्ट से उनको कोई पेनल्टी ना हो, और उनका जो अभी ये रिपोर्ट आया है ओवर वैल्यूएशन का, उसमें बैंक्रप्सी का कगार पे एक टाइम अदानी आ गए थे, पर गवर्नमेंट ने पूरा बचा लिया उनको। और ये एलआईसी और एसबीआई का जो एक्सपोजर है उसमें इन्वेस्टमेंट, वो भी थ्रू पॉलिटिकल प्रेशर ही डिसीजंस हुए हैं। इसमें ये भी डिटेल आया है, इकोनॉमिक टाइम्स ने फॉलो किया था अदानी के पूरे डेवलपमेंट को। तो जब एनएसडीएल है, जो नेशनल हमारी सिक्योरिटी को कंट्रोल करने वाली जो ये है एजेंसी, उन्होंने फ्रीज कर दिया था उनका फंड अदानी का, कि ये जो अननोन सोर्सेस है, आप रिलायबल नहीं है, इनसफिशिएंट डिटेल्स आप दे रहे हैं कि आप में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसके कारण फ्रीज कर दिया था उनका फंड। तब पूरे दुनिया को पता भी चल गया कि ये तो अदानी का पूरा फंड फ्रीज हो गया है। तो फिर गवर्नमेंट ने फिर उनको बचाया और उनको उनका जो फ्रीज हुआ फंड को रिलीज करवाया। तो और ये हिंडनबर्ग से पहले हिंदू बिजनेस लाइन ने भी, इकोनॉमिक टाइम्स ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने और हिंदू बिजनेस लाइन ने भी पूरा उनके बारे में स्टडी किया था, और उन्होंने बोला था कि ये जो ओवर वैल्यूएशन है अदानी ग्रुप का जो बता रहे, वो क्या करते हैं कि नई कंपनी फ्लोट करते हैं, और ये सब शेल कंपनियां हैं जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कहना है। और आप जानते हैं कि छोटे छोटे देश जो है, जो हम बीच में पनामा पेपर्स की बात की थी हम लोगों ने यहाँ, तो ये जो छोटे कैरेबियन कंट्रीज जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ऐसी शेल कंपनियां फॉर्मेशन और टैक्स फ्री होता है उनका ही, और वहाँ वो जो कारोबार चलता है वो ब्लैक मनी का ही कारोबार है, जो यहाँ से पूरा
शेल कंपनियां फ्लोट होती है, यहाँ की कंपनियां करती है, फिर वो शेल कंपनियां अदानी एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करती है और ऐसे पैसे वो दिखाते हैं और ओवर वैल्यूएशन दिखा के वो बैंक से और लोन लेते हैं। वो जो उनका पूरा ये मोडस ऑपरेंडी है वो है कि आपने एक कंपनी फ्लोट किया, इसमें शेल कंपनी से इन्वेस्टमेंट आया, फिर आपने शेयर के भाव को वो वैल्यू कहते हैं। वही जो मतलब एक पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो है शेयर प्राइस को वो वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो शेयर प्राइस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू का रिफ्लेक्शन नहीं है, वो हम जानते हैं, पर वो शेयर प्राइस को वैल्यूएशन बता के बोलते हैं देखिए हमारा तो 7,300 का मतलब टोटल इतना है, शेयर प्राइस अभी इतना चल रहा है, टोटल शेयर्स इतने हैं, तो इतना वैल्यूएशन है, तो हमें 15,000 करोड़ का लोन दे दीजिए। तो ये 15,000 करोड़ का लोन, फिर कहीं से 10,000 करोड़ का लोन, फिर और कहीं से 5,000 करोड़ का लोन, ऐसा करते करते पूरा उनका ये जो पूरा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाता है। वो रियल है, पर वैल्यूएशन तो एकदम गलत है। मतलब एक बबल जैसा है या बलून जैसा है, जिसमें छोटा सा भी ये करोगे तो पूरा ये हो जाएगा। ऐसे हाल अदानी के कंपनियों के वैल्यूएशन के बारे में, इसको ओवर वैल्यूएशन वर्ड कह के थोड़ा डाउन प्ले होता है। हमें लगता है कि उसमें क्या ठीक है, 50 रुपए का चीज का कोई 100 रुपया बोल दिया तो क्या है, पर ये 50 रुपये का जो चीज है उसका वो 5 लाख रुपया बोल रहे हैं। वो इतना भयंकर ओवर वैल्यूएशन अदानी कंपनियों का है। और इसका जो चिंता है कि अगर अदानी का फेलियर हो जाए, जैसे इतना डाउनफॉल हुआ, पूरा जो घनश्याम भाई बोल रहे हैं कि 25% और पूरा फॉल चल ही रहा है, उसको उठा नहीं पा रहे हैं, और ये आईपीओ कैंसिल कर दिया, अभी पैसे भी वापस देने की बात है, और 2 दिन किसी ने पैसे नहीं डाले थे उसमें। 3rd डे लास्ट डे था, तब अचानक बोले कि सब्सक्राइब हो गया। हिंडनबर्ग को आंसर करने के लिए बहुत न्यूज आए कि ओवर सब्सक्राइब हो गया इश्यू। तो ये तो शेयर मार्केट की टर्म है, जो आम जनता को पूरा ये लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। लास्ट आवर्स में हाँ, लास्ट आवर्स में बात सही है। मतलब कुछ बड़े बड़े लोगों को उसमें प्रेशर किया कि आप इन्वेस्ट करो वरना टोटल फेलियर दिखेगा, और ये तो इंडिया का फेलियर हो जाएगा। हाँ, तो ये जो था ओवर सब्सक्राइब की बात की, और फिर पता चला कि ये तो डाउनफॉल हो ही रहा है, और शायद गवर्नमेंट भी डरी हुई है अभी कि वो इतना डायरेक्टली शायद नहीं करेगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आज पार्लियामेंट में जैसे ये हुआ हंगामा, और पूरा अदानी अंबानी की सरकार, वो तो सब बोलते ही है, तो ये तो तय भी हो गया कि ये तो अदानी अंबानी की ही सरकार है। तो शायद गवर्नमेंट भी अभी हेजिटेट कर रही है कुछ ये करने के, तो इसलिए शायद ये आईपीओ को कैंसिल करने की बात भी आई। और ये जो क्रेडिट सुसी ने जो बोला कि हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे बॉन्ड को एज अ मतलब सिक्योरिटी, तो पूरा इंटरनेशनल मार्केट में अदानी का पूरा ये हो जाएगा। तो वो डर दोनों चीज हुआ, और ऐसे कोई बड़ी विक्ट्री नहीं है, पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का इतना प्रभाव हुआ और इंडियन पार्लियामेंट को भी डिस्कस करना पड़ा। और शायद ये आईपीओ पहली बार ऐसे कैंसिल होके पैसे रिटर्न करने की बात आई। जो बोल रहे थे हिंडनबर्ग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो नहीं कर सकते, तो ये जो उन्होंने कंक्लूजन में बोला है कि हमें वो बात का ये नहीं है कि भाई हमारे अदानी से कोई ये नहीं है, दुश्मनावट नहीं है, पर इतना ओवर वैल्यूएशन से आप इन्वेस्टर के साथ जो झूठ बोल रहे हैं, जो उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, इसलिए उन्होंने शब्द बोला फ्रॉड। मतलब वो जो लिस्ट में नाम था वो तो नीचे गिर ही गए, वो 10 पैसे वाले लोगों के लिस्ट में थे, आ गए थे, वो अंबानी से भी आगे चले गए थे, आपको याद हो तो, पर अभी वो 10 के नीचे आ गए। और दूसरा बात जो काफी कॉमन सेंस से हमें पूछने का इच्छा होगा कि अगर अदानी पूरे दुनिया के पैसे वाले लोगों के लिस्ट में है, तो इनकम टैक्स पेयर की यादी में पहले नंबर पे क्यों नहीं है? तो ये जो सवाल कॉमन सेंस से हमें सबको पूछना चाहिए, वहां उनका नाम पहला क्यों नहीं है? आज भी आपको पता है तो अखबारों में हाईएस्ट टैक्स पेयर कंपनियों का आया है लिस्ट, उसमें सबसे ज्यादा नंबर और नाम गवर्नमेंट पीएसयू के ही है।
ये भी हमें पता है कि कौन लास्टली ये करता है। प्राइवेट कंपनियां तो टैक्स का कितना चोरी करते हैं, क्या क्या नाम पे और क्या क्या होता है। और आज बजट में जो कॉरपोरेट टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ा है, विंडफॉल टैक्स का भी परसेंटेज कमाया है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने अपना वो पॉलिसी चालू रखा है। पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो देश में शेयर मार्केट को देख के डेवलपमेंट की जो बात बता रहे हैं लोग, बोलते हैं शेयर मार्केट कितना ये हो गया, कितना सेंसेक्स हाई हो गया, निफ्टी कितना ऊपर चला गया, तो ये नीचे चला जाता है, ऐसे नीचे गिर भी जाता है। और जो हाल होते हैं उसमें इन्वेस्टर्स का जो ये है उसका लॉस होता है। और खास करके गुजरात में तो छोटे छोटे लोग भी इन्वेस्ट करते हैं पैसे, वो उसको जो क्वालिटी बोलो कि माइनस पॉइंट बोलो जो भी हो, पर काफ़ी छोटे छोटे लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका जो दिक्कत होता है, उनके लिए जो प्रॉब्लम खड़े होते हैं, इसके कारण ये हमारे लिए ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। उन्होंने जो टाइटल दिया है कि इंडियाज बिगेस्ट, मतलब जो पैसे वाला इंसान है वो फ्रॉड का पूरा चला रहे, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट को इतना ये किया। उन्होंने अदानी वालों ने बहुत कोशिश भी है खारिज करने की, रेफ्यूट भी किया, नेशनलिज्म का भी सहारा लिया, बहुत कुछ हुआ। उसके बीच ये रिपोर्ट आया भी, और ये रिपोर्ट का उन्होंने 88 सवाल पूछे, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ, उसके आंसर भी आए, वो भी सब अवेलेबल है, पर वो तो आप लोग देख सकते, रिफर कर सकते। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि देश के सिटीजन्स और खास करके कॉमन सिटीजन्स जो मेजोरिटी में है, उनको ये फ्रॉड के कारण जो लॉस होगा, अगर एसबीआई का लॉस हुआ, 40% एक्सपोजर है एसबीआई का, सबका अकाउंट एसबीआई में है। और अभी जो एक मैं बात कर रही थी अभी कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लाने जा रही है कि बैंकिंग को लेके, कि आपका एफडी है फिक्स डिपॉजिट 5 लाख का, तो 1 लाख का एश्योरेंस आपको वापस मिलेगा, जो आप पहले इंश्योरेंस बोलते थे उसको। अभी जो नया कानून ला रहे हैं उसमें है कि बैंक अगर ये होती है, उसका एनपीए बढ़ जाता है, तो उसकी एक अलग अथॉरिटी तो बनाई है गवर्नमेंट ने, वो भी है, पर ये एनपीए को ये करने के लिए आपके जो एफडी के पैसे है वो बैंक यूज करेगी, आपको पैसे नहीं देगी वो। तो ये जो भी है एसबीआई का अगर इतना 40% एक्सपोजर है अदानी में, तो हमारे सबकी एफडी गई समझो। और दूसरा है कि जो अकाउंट होल्डर है उनका कोई एसोसिएशन नहीं है, वो कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे हमारा ये नोटबंदी में रोना हुआ था, कैसे हुआ था, एक रात में हम सब रोने लगे, सब सोचते थे हम पैसे वाले हैं, सब लोग घर में 2.5, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो शादी या कोई किसी के लिए रखे थे या इमरजेंसी में, वो सब रोए। कैसे रुलाया गवर्नमेंट ने। तो अगर ये जो पार्लियामेंट में बिल आएगा फिक्स डिपॉजिट को लेके, उसका नाम बहुत बहुत अच्छा रखा है, लगेगा कि आपके भलाई के लिए है, पर वो भलाई नहीं है, उसमें हमारी बहुत बुराई है कि हमारी फिक्स डिपॉजिट जो है वो बैंक खुद अपने एनपीओ को ठीक करने के लिए ले लेगी और हमें सिर्फ 1 लाख रुपया मिलेगा। वो बीच में बिल लाए थे, बहुत अपोजिशन हुआ तो उसको फिर डाल दिया, फिर लाने की बात है। तो ये सब जुड़ा हुआ है, हमारे देश का जो इकोनॉमिक पूरा मैनेजमेंट है और ये पूरा सिस्टम कैसे आम जनता पे बर्डन डालने जा रही है, इसमें एक वार्निंग है। हमें लगता है भाई गुजरात से इतने बड़े दो है अदानी अंबानी, आप तो क्या गुजरात का नाम खराब कर रहे हैं बातें करके, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के क्यों डिस्कस कर रहे हैं। भाई गुजरात का खराब इसमें ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो अगर ऐसे हाल होंगे तो नौकरी लेने वाले से लेके हर जगह पे प्रॉब्लम होगा। और ये बात रिलायंस के बारे में भी आई थी, और आपको पता है कि राफेल डील वो कैसे रिलायंस को रेस्क्यू करने के, ये रिलायंस मुकेश भाई वाला नहीं, अनिल भाई वाला रिलायंस, दो है ना रिलायंस दो रिलायंस है मतलब। तो अनिल भाई के रिलायंस को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए कैसे राफेल डील का पूरा हुआ, उसके बारे में तो किताब भी निकली है, कभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमें वो इंटरेस्ट नहीं है कि इसमें क्या डिटेल है, हमें इंटरेस्ट वो है कि इसमें कॉमन मैन का इंटरेस्ट सफर कर रहा है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा किसी से दुश्मनी नहीं, हमारा किसी के नहीं है। जब मुंद्रा पोर्ट का किसानों का लड़ाई चल रहा था, मैं, चुनी दादा और सब लोग वहाँ गए भी थे,
रात को रुके थे वहाँ गांव में, बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था। फिर गौतम भाई तीसरे दिन चुनी दादा के मिलने भी आए थे। गुजरात में तो वो रिवाज भी है कि बड़े लोग भी अपनी बात रखने के लिए आ सकते हैं। तो बोले कि आप क्यों हमारे खिलाफ मूवमेंट कर रहे हैं? तो बोले आपके खिलाफ नहीं भाई, किसान जो बोल रहे हैं आप उनकी सुन नहीं रहे, इसलिए हम तो ये कर रहे हैं। और ये जो चेरियाना जंगल, जो जिसको इंग्लिश में क्या बोलते तिलन साहब, इसको मैनग्रोव्स, पूरा मैनग्रोव्स का पूरा वहाँ ये था। और पूरा जो प्रोटेक्शन था इकोलॉजिकल वहाँ पे सी शोर पे, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। और वो हम खुद देख के आए थे, बुलडोजर चला रहे थे, हमने विजुअल फोटोग्राफ भी निकाले, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये पनिशमेंट ना हो उसके लिए गवर्नमेंट ने वो इकोलॉजिकल रिपोर्ट को भी ये कर दिया। तो ये नेशनल चैंपियन जो बनाया है हमारे सरकार ने, और पूरा उनको जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी भारत की गवर्नमेंट को ये करते हुए, सपोर्ट करते हुए ये किया था। आपको याद होगा वहाँ बहुत डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, फिर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बोले ना ये तो ठीक है। और दूसरी बात की, श्रीलंका का एक बंदरगाह, वो भी वो गोताबाया ने बोल दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था अदानी को देने के लिए, आपको याद हो तो। वहाँ भी जब मूवमेंट चल रहा था श्रीलंका में, बहुत नहीं लोगों का अनरेस्ट आया था बाहर, तो वहाँ बोल दिया था कि हमें इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया था अदानी को ये पोर्ट देने के लिए। तो पोर्ट एंड एयरपोर्ट ये दो ही उनका ये है, मतलब लक्ष्य। और अहमदाबाद एयरपोर्ट तो दिया ही है, वो भी गलत तरीके से दिया गया। यूनियन ने प्रोटेस्ट किया, मैं जयेश भाई सब लोग हम गए भी थे। और अभी यूजर चार्ज बढ़ भी गए हैं कल से, वो भी आप लोगों को पता है। हाँ, पार्किंग चार्जेस भी बढ़ गए, मतलब वो पूरी एक कहानी है एयरपोर्ट को लेके, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट को लेके। और पूरे ऑल एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स इजराइल में ये न्यूज़ आ रहे थे, इंडियन में रिपोर्ट की बात चल रही थी, तब वो भी न्यूज़ आया कि इजराइल का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट अदानी को दिया गया। तो ये मैं जितनी जानकारी रखती थी मैंने आपके आगे शेयर किया। धन्यवाद।